नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे बार बार पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछे गए होते हैं। इन प्रश्नों को हम यहाँ पर न सिर्फ क्वेश्चन आंसर कवर करते हैं, बल्कि एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इनको यहाँ पर करते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड आपके ये फैक्ट्स होते हैं, यानी एनसीईआरटी के फैक्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये हमारा इस सीरीज का 18वां पार्ट है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी, इनको लेकर क्वेश्चन बनते रहते हैं। अगर हम बात करें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान की, ये आपके तमिलनाडु में आता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है, संजय गांधी नेशनल पार्क आपके महाराष्ट्र में आता है। ठीक है। अगर आपसे राजीव गांधी नेशनल पार्क की बात करेगा तो ये 2 राज्यों में आता है, एक आपके आंध्र प्रदेश में और दूसरा आपके कर्नाटक में। ठीक है। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहां कहां है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, एक ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम भी राजीव गांधी के नाम पर है। ये आपके असम में पड़ता है। ठीक है। और एक है आपका महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके अंडमान में पड़ता है। तो इनको आपने याद करना है, ये प्रश्न आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। इनको भी साथ साथ में, जैसे मैं हर बार कहता हूं, इस सीरीज के क्वेश्चंस को वन लाइनर के तौर पे लिखें, सामने आंसर को लिखें और नीचे एक्स्ट्रा फैक्ट को नोट करते हुए चले, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। इनसे जुड़ी हुई जो फैक्ट्स होते हैं, इनसे जुड़ी हुई जो बातें होती हैं, वो आपको एक ही जगह पर मिल जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 18 अप्रैल को। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अप्रैल में कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं जो मनाए जाते हैं, जो आपसे पूछे जाते हैं। पहला आता है आपका 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस, ये मनाते हैं 2 अप्रैल को। इसके बाद अगली तारीख आती है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 14 अप्रैल को आप जानते हैं अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस जो आपको याद करने हैं। ठीक है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश में आल्पास पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है? तो देखिए, आल्पास पर्वत श्रेणी यूरोप की एक प्रमुख पर्वत श्रेणी है और इसका विस्तार यूरोप के कुछ देशों में है। यहां पर पूछा गया है किस देश में इसका विस्तार नहीं है। तो देखिए, जो आल्पास पर्वत श्रेणी है, इसका विस्तार आपके जर्मनी में है, फ्रांस में है, ऑस्ट्रिया में है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण देश हैं, जैसे इटली, स्विट्जरलैंड, इसके अलावा सर्बिया, अल्बानिया, स्लोवेनिया, इन देशों में इस पर्वत श्रेणी का विस्तार है। इंग्लैंड में इसका विस्तार नहीं है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था, इनको आपने याद करना है, इसको आपने याद नहीं करना है। इंग्लैंड में इसका विस्तार नहीं है। इन देशों के अलावा क्रोएशिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट देश हैं। जब भी आपसे इसको लेकर क्वेश्चन बनेगा, आपको यही देश ऑप्शन में देता है, जैसे जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, क्रोएशिया हो गया, ऐसे देश। इन देशों में विस्तार है, इनके नाम को याद कर लीजिए। ठीक है। जो ये आल्पास पर्वत श्रेणी है, इसका सर्वोच्च शिखर, इसका नाम क्या है? इसके सर्वोच्च शिखर का नाम है माउंट ब्लैंक। ठीक है। माउंट ब्लैंक इसका सर्वोच्च शिखर है और ये आपके फ्रांस में पड़ता है। तो इसको भी आपने याद करना है। ठीक है। सीधा क्वेश्चन बना देगा, आल्पस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या है? आप बताएंगे माउंट ब्लैंक। ये किस प्रकार की पर्वत श्रेणी का उदाहरण है? आल्पस आपका वलित पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। ठीक है। फोल्ड माउंटेन जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है, सोमपेन आदिवासी का निवास स्थान कहां है? तो जो सोमपेन जनजाति है, ये कहां पाई जाती है, कहां इनका निवास स्थान है? ये आपके निकोबार द्वीप में पाई जाती है। देखिए, ऑप्शन में अंडमान निकोबार दोनों दिए गए हैं।
अगर सिर्फ एक ही होता कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह दे देता तब तो आप उसे ही टिक करते, लेकिन अगर ऐसे अलग अलग दे देगा कि पर्टिकुलर बताइए अंडमान में कि निकोबार में, तो आपको पर्टिकुलर भी याद करना है। निकोबार द्वीप में पाई जाती है शोम्पेन जनजाति। ठीक है, इसको याद करेंगे। जनजाति को लेकर के 2 क्वेश्चन और याद कर लीजिए, क्योंकि 2011 की जनसंख्या को लेकर लगातार जो आपसे क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। अगर पूछेगा सबसे ज्यादा जनजातियां वाला राज्य कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से, तब आप बताएंगे मध्य प्रदेश। और अगर पूछेगा सबसे ज्यादा जनजातियां वाला राज्य कौन सा है प्रतिशत की दृष्टि से, तब आप बताएंगे मिजोरम। इन दोनों को भी याद कर लीजिए, हो सकता है पूछ लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है बादल किस मंडल में अवतरित होता है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन आपसे लगातार पेपर में रिपीट होता है, हम भी इसे कई बार कर चुके हैं। घुमा फिराकर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है वर्षा किस मंडल में होती है, सारी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, पृथ्वी की सबसे निचली परत कौन सी है, कौन सा सबसे निचली मंडल आती है, इस तरीके के क्वेश्चन। सबका आंसर एक है, क्षोभ मंडल। इंग्लिश में इसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ये पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है वायुमंडल की। इसी में आपकी जो बादल होते हैं, जो आंधी वर्षा, सब जो मौसमी घटनाएं होती हैं सारी, वो इसी मंडल में होती हैं, क्षोभ मंडल में। ठीक है, तो इसको आपने याद करना है। दूसरा क्वेश्चन बनता है इसी से रिलेटेड, जो वायुयान होते हैं इनके लिए सबसे उपयुक्त परत कौन सी होती है, कौन सा मंडल होता है। तो वायुयान के लिए जो हमारे एयरप्लेन्स होते हैं ये समताप मंडल में उड़ते हैं, क्योंकि यहां पर कोई भी मौसमी क्रिया नहीं होती, यहां का तापमान, यहां का जो मौसम है वो सेम रहता है। तो वायुयान के लिए सबसे उपयुक्त ये वाला मंडल है। सारी मौसमी घटनाएं किसमें होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, वायुयान का पूछेगा समताप मंडल, इंग्लिश में इसे स्ट्रेटोस्फियर बोला जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। एक और इंपॉर्टेंट किताब है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और इस किताब को लिखा है मार्शल ने। ठीक है, पूरा नाम है एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल को लेकर के लगातार आपसे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन हमने कुछ दिन पहले देखा था, मांग का नियम किसने दिया था। तो मांग का नियम भी एल्फ्रेड मार्शल ने ही दिया था। ठीक है, और इनकी ही एक किताब है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। एल्फ्रेड मार्शल का एक फेमस स्टेटमेंट भी है अर्थव्यवस्था को लेकर के। हर किसी ने अपनी अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं, अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। इन्होंने भी अपनी परिभाषा दी है। इन्होंने अर्थव्यवस्था को मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन कहा। तो क्वेश्चन बन जाएगा निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अर्थव्यवस्था को मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन बोला। आप बताएंगे एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, ये कहां का था, ये आपके ब्रिटेन का था। इसको भी याद करेंगे। नेक्स्ट है भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। यानी जो कार्यवाहक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इसको भी आपने याद करना है। कौन सा आर्टिकल है हमारे संविधान में जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से संबंधित है, यह है आर्टिकल 126। आर्टिकल 126 कहता है कि अगर किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति इस आर्टिकल के तहत किसी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेंगे। तो इसको आपने याद करना है, कौन करता है और किस आर्टिकल के तहत करता है, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 1935 के भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी। तो देखिए हमारे संविधान जो बना उसका मेन सोर्स क्या है, अगर आपसे पूछा जाता है। हमने अलग अलग देशों के संविधान से कुछ इंपॉर्टेंट बातों को लिया है, लेकिन अगर पूछेगा संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसमें कितने अनुच्छेद थे, इसमें कितनी अनुसूचियां थी, ये पूछा जाता है। इस अधिनियम में आपकी टोटल 10 अनुसूचियां थी और 321 आर्टिकल्स थे। इनको आपने याद करना है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 अनुसूचियां इसमें शामिल थी। अंग्रेजों के द्वारा जितने अधिनियम बनाए गए उनमें सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत कौन था, यही वाला अधिनियम था। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, तो इसके तहत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लगातार पूछे जाते हैं आपको याद करना है, यहीं पर नोट कर लीजिए। पहला बिंदु यह था जो द्वैध शासन था, प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी गई। इसको याद करेंगे, प्रांतों में द्वैध शासन का अंत करके
प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत यहां पर की गई, यानी प्रांतों को अब कुछ अधिकार दिए गए इसी अधिनियम के तहत। ठीक है, इस अधिनियम के तहत एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रयास किया गया। इसको भी याद करेंगे, क्वेश्चन बनता है किस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान था या प्रयास किया गया था, वो यही अधिनियम था, हालांकि बन नहीं पाया था। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसी अधिनियम के तहत जो बर्मा था, जिसे हम म्यांमार कहते हैं वर्तमान में, इसे भारत से अलग कर दिया गया। 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। इसी अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी की जाती है, इसको भी याद करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट यहां से बनता है, इस अधिनियम के तहत जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो किसको दी गई, वो वायसरॉय को दी गई। इसको आपने याद करना है। ठीक है, इसको समझते हुए चले, आपको याद हो जाएगा। देखिए, इस अधिनियम के तहत जैसे हमने बोला प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत करी गई, यानी प्रांतों को भी कुछ अधिकार दिए गए, यानी कि शक्ति का विभाजन किया गया। इसके लिए 3 सूचियां बनाई गई, एक थी आपकी परिसंघ सूची, एक थी आपकी प्रांतीय सूची और एक थी आपकी समवर्ती सूची। ठीक है, जैसे वर्तमान में है परिसंघ सूची अब सिर्फ संघ सूची है, प्रांतीय सूची अब राज्य सूची है, समवर्ती सूची आपकी समवर्ती सूची है। तो वर्तमान में जैसा प्रावधान है कि जो जो विषय इनमें दिए गए हैं उनमें वो कानून बनाएगा। संघ में दिया है तो संघ बनाएगा, यानी केंद्र बनाएगा, राज्य में है तो राज्य बनाएगा। कुछ ऐसे विषय जिनका उल्लेख इनमें नहीं किया गया है, वो जो स्पेशल पावर्स हैं वो किसको दी गई हैं वर्तमान में, वो केंद्र को दी गई हैं। ऐसा ही उस समय जो स्पेशल पावर्स थी वो किसको दी गई थी, वायसरॉय को दी गई थी, परिसंघ को नहीं दी गई थी। इसको याद करना है। ठीक है, तो 1935 के अधिनियम के तहत जो स्पेशल पावर्स थी जो वर्तमान में केंद्र को प्राप्त है, राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, तो उस समय केंद्र को प्राप्त नहीं थी, किसको प्राप्त थी, वायसरॉय को प्राप्त थी। और यह क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए थे। तो 11वीं अनुसूची बहुत बार आती है, पंचायती राज से संबंधित है। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, और यह लागू कब से हुआ, 1993 24 अप्रैल को इसे लागू किया गया। ठीक है, इसीलिए 24 अप्रैल को हर साल पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इसमें कितने विषय शामिल किए गए, इसमें 29 विषयों को शामिल किया गया है, यानी पंचायतों को, जो पंचायतें बनती हैं उनके पास 29 विषय ऐसे हैं जिन पर वो निर्णय ले सकते हैं, जो उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अगर हम बात करें इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, 12वीं अनुसूची, यहां पर नगर निकाय और वहां पर विषय, तो वहां पर विषय है आपके 18। जो नगर निकाय होते हैं, जो नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, इनमें कितने विषय हैं, इनमें 18 हैं। पंचायतों में कितने हैं, 29 हैं। दोनों को याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या की गई है। यानी अल्पसंख्यकों के लिए, SC ST के शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या कहां पर की गई है, आर्टिकल 29 में की गई है। अल्पसंख्यकों के अधिकार, उनकी शिक्षा को लेकर के 2 आर्टिकल्स हैं, एक है आर्टिकल 29 और एक है आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 में इनकी शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या की गई है और आर्टिकल 30 में इनको ये अधिकार दिए गए हैं कि ये अपने शिक्षा संस्थान और उनका प्रशासन खुद कर सकते हैं, राज्य सरकार इनके साथ भेदभाव नहीं करेगी। ये आर्टिकल 30 में बोला गया है, तो इसको आपने याद करना है। मौलिक अधिकारों को डिटेल में हम एक सिंगल वीडियो में कवर कर चुके हैं, एक वीडियो एक टॉपिक वाली सीरीज में, आप इसे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकार वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। यहां पर मैंने आपको एक एक आर्टिकल डिटेल में समझाया है। ठीक है, नेक्स्ट है लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। तो देखिए, लोक लेखा समिति हमारे संविधान के अंदर या हमारी जो संसद के अंदर समितियां बनती हैं, उनमें 2 टाइप की समितियां बनती हैं। एक होती है परमानेंट समितियां, स्थायी समितियां, और एक होती है तदर्थ। तदर्थ समितियां ऐसी होती हैं जो किसी विशेष कार्य के लिए बनती हैं। जैसे अचानक कोई मुद्दा आ जाए तो उसके कार्य करने के लिए, उसकी जांच के लिए कमेटी बन जाएगी। उसका कार्यकाल तब तक चलता है जैसे ही वो जांच पूरी कर लेगी, कार्यकाल खत्म। एक होती है स्थायी समितियां। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट स्थायी समितियां हैं हमारे पास जो संसद में बनती हैं। एक है आपकी लोक लेखा समिति, एक है आपकी प्राक्कलन समिति और एक है आपकी सरकारी उपक्रम समिति। ये परमानेंट समितियां होती हैं, ये कभी भी खत्म नहीं होती। इनका कार्यकाल होता है 1 साल का। हर साल नए सदस्यों का चुनाव इसमें किया जाता है।
तो आपसे कोई भी समिति पूछे, अगर वो स्थायी समिति है, 3 इंपॉर्टेंट स्थायी समितियां जो आपको याद करनी है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रमों की समिति। इनका कार्यकाल 1-1 वर्षों के लिए होता है। हर साल जो पुराने सदस्य होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्यों को इस समिति में शामिल किया जाता है। ठीक है, तीनों के सदस्य भी आपसे पूछे जाते हैं। तो पहले बात करेंगे लोक लेखा समिति की। इसमें होते हैं आपके टोटल 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। दूसरी समिति आती है प्राक्कलन समिति। इसमें आपके टोटल 30 मेंबर होते हैं और 30 के 30 लोकसभा के होते हैं। ठीक है, और तीसरी आती है सरकारी उपक्रमों की समिति। इसमें भी आपके 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इन तीनों को भी याद करना है, तीनों के मेंबर को याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया था? अब देखिए, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में यह नहीं कहा गया है कि दिल्ली के लिए विधानसभा की व्यवस्था किस संशोधन के तहत करी गई। अगर यह पूछा होता तो आप 69th अमेंडमेंट को टिक कर देते, लेकिन यहां पर पूछा है कि कौन सा संशोधन था जिसके तहत यह व्यवस्था करी गई कि जो दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाएं हैं, इनके सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाएगा। इसके लिए 70वां संशोधन किया गया था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। तो दिल्ली के लिए विधानसभा की स्थापना, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में बनाना, यह हुआ था 69 वाले संविधान के तहत। लेकिन इनके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भी शामिल होंगे, वो 70वें संशोधन के तहत हुआ था। तो कंफ्यूजन आपने नहीं करना है, दोनों को आपने याद करना है। ठीक है, 1991 में ही ये दोनों संशोधन आपके होते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC की स्थापना का प्रावधान किस संविधान अधिनियम के द्वारा किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी समय से यह चर्चा में रहा है और हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। NJAC की अगर हम बात करते हैं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, हिंदी में अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये रही। इसका प्रावधान किया गया था 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। इसके लिए संविधान में 99वां संविधान संशोधन किया गया था, 2014 में यह किया गया था। बेसिकली NJAC था क्या? तो देखिए, वर्तमान में आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट्स में क्या चलता है, कॉलेजियम सिस्टम चलता है। उसके बारे में भी हमने कई बार बात करी है कि जो जजेस होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि अगला जज कौन बनेगा, हाई कोर्ट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो। ठीक है, तो कॉलेजियम सिस्टम चलता है। उस कॉलेजियम सिस्टम के जवाब में एक संस्था बनाई सरकार ने, NJAC, और इसके लिए एक संशोधन किया, 99वां संविधान संशोधन, और यह किया था 2014 में। हालांकि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस संस्था को या इस संशोधन अधिनियम को गैर संवैधानिक घोषित कर दिया था, यानी असंवैधानिक घोषित करके इसे खत्म कर दिया था। तो इसको भी आपने याद करना है, 2015 में इसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। तो पूछा जा सकता है NJAC को लेकर के इसमें क्या प्रावधान था। क्वेश्चन अगर बन जाए तो इसमें आपके कितने मेंबर्स होने थे? अगर ये कमीशन बनता तो इसमें आपके 6 मेंबर्स होने थे। एक मेंबर होते जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, इनके अलावा 2 जो काफी वरिष्ठ जज होंगे, यानी CJI के बाद जो सेकंड 2 जजेस होंगे उनको इसमें शामिल किया जाना था। तो 2 जज इसमें होने थे, 2 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के। इसके अलावा जो चौथे व्यक्ति होने थे वो भारत के जो कानून मंत्री होंगे, ठीक है, वो इसमें शामिल होने थे। और 2 व्यक्ति ऐसे होने थे जो इस क्षेत्र के एक्सपर्ट होंगे, सिविल सोसाइटी से आते होंगे। और इन 2 लोगों का चयन करने के लिए भी एक समिति बनाई गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री, उनके अलावा CJI और लोकसभा में सबसे बड़े दल का जो नेता होगा, ये 3 लोग इन 2 लोगों का चयन करेंगे और फिर ये 2 यहां पे शामिल होंगे और 6 लोगों की ये कमेटी बनेगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसका जो स्ट्रक्चर है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि काफी समय से यह चर्चा में है कि कॉलेजियम सिस्टम को हटा दिया जाए और NJAC को ला दिया जाए। तो 99वां संविधान संशोधन 2014 में किया गया था, 15 में इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो इसको आपने याद करना है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी याद करना है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसमें कौन कौन सदस्य होने थे, कौन कौन नहीं होने थे, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है गांधार कला शैली में निम्न में से किसका संश्लेषण है? तो गांधार कला शैली किसके मिश्रण से बनी है ये शैली? तो भारतीय कला शैली और यूनानी कला शैली के मिक्सचर के रूप में सामने आई गांधार कला शैली।
इसके प्रमुख संरक्षक के रूप में किस वंश को माना जाता है? कुषाण वंश को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत भ्रमण पर आए ह्वेनसांग ने किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? तो देखिए, ह्वेनसांग ने कई सारे नगरों का विवरण दिया है। विस्तृत रूप से इसने किसका विवरण दिया है? पाटलिपुत्र का दिया है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। निम्न वेद और ब्राह्मण ग्रंथ में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ आपको वेद दिए गए हैं, दूसरी तरफ इनके ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं। आपने बताना है कौन सा वेद किस ब्राह्मण ग्रंथ से यहां पर सही सुमेलित नहीं है। देखिए, ऋग्वेद के ब्राह्मण वेदों की अगर हम बात करते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों की बात करते हैं, एक है कौशितकी ब्राह्मण और एक है ऐत्रेय ब्राह्मण। ये किसके हैं? ऋग्वेद के हैं। ठीक है, तो ये वाला तो सही है। यजुर्वेद की बात करें, यजुर्वेद में ऐत्रेय ब्राह्मण नहीं है। यजुर्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है तैत्रेय ब्राह्मण और एक है शतपथ ब्राह्मण। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। यजुर्वेद के साथ उसका ब्राह्मण ग्रंथ सही नहीं दिया है। तैत्रेय और शतपथ इसके होते हैं। सामवेद का पंचविश होता है और अथर्ववेद का गोपत ब्राह्मण ग्रंथ होता है। तो ये सारे आपके सही हैं, केवल यजुर्वेद वाला आपका गलत है। इसको याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो देखिए, नासिक अभिलेख की अगर हम बात करते हैं, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये आपके गौतम बलश्री या कहीं पर इसे गौतमी बलश्री भी लिखा गया है। ठीक है, तो गौतमी बलश्री करके आप इसको याद करें। जो नासिक अभिलेख है आपका, वो गौतमी बलश्री का है। ये कौन थी? तो ये आपका जो सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है, गौतमी पुत्र शातकर्णी, उनकी माता थी। इस अभिलेख को शुरू इन्होंने ही किया था और इस अभिलेख से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? गौतमी पुत्र शातकर्णी की मिलती है। कई बार क्वेश्चन बन जाता है ये अभिलेख किसका है या किससे संबंधित है। ऑप्शन में आपको इनकी जगह पर गौतमी पुत्र शातकर्णी दे देता है, तो आपको उसको भी टिक करना है। ठीक है, इसी अभिलेख में, नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र शातकर्णी को एका ब्राह्मण बोला गया है। ठीक है, इसको भी आपने याद करना, यानी ब्राह्मणों का एकमात्र संरक्षक किसे बोला गया है नासिक अभिलेख में? गौतमी पुत्र शातकर्णी को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? तो देखिए, पंजाब में जो आपका अमृतसर नगर है, इसकी स्थापना करते हैं गुरु रामदास। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ये चौथे गुरु थे और इन्होंने ही अमृतसर की स्थापना करी थी। इसको आपने याद करना है। देखिए, जो इनकी पत्नी थी, जिनका नाम था बीबी भानी, इनको अकबर के द्वारा 500 बीघा जमीन दान में दी गई थी। इसी जमीन पर इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना करी। तो इनको आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाएगा। बाद में यहां पर स्वर्ण मंदिर का निर्माण कौन करवाते हैं? गुरु अर्जुन देव करवाते हैं, जो इनके पुत्र थे। तो इसको भी आपने याद करना है। स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया और अमृतसर किसने बनवाया? ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, पूछे जाते हैं। गुरु रामदास को लेकर के एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। गुरु रामदास ने अपने पुत्र अर्जुन देव को गुरु का पद दिया था। तो क्वेश्चन बनता है, निम्न में से किस सिख गुरु ने गुरु पद को पैतृक बना दिया था? तो वे थे गुरु रामदास। इनको भी आपने याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? विजारत यानी कि अगर हम बात करें वजीर की, सल्तनत काल में वजीर या वजीर का जो मंत्रालय होता था उसे विजारत कहते थे। ठीक है, तो किस काल में, किस राजवंश के काल में जो वजीर का पद था, यह काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था? इसका चरमोत्कर्ष किस काल में था? यह था तुगलक के काल में। जो तुगलक राजवंश था, इस काल में विजारत यानी वजीर का जो पद था, यह काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। ठीक है, इसे आपने याद करना है, बहुत बार ये क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? देखिए, द इंडियन ओपिनियन पत्र की शुरुआत 1903 के आसपास महात्मा गांधी करते हैं। दक्षिण अफ्रीका से वो इस पत्र की शुरुआत करते हैं। यह पत्र आपके कई सारे भाषाओं में आता था। ये पत्र आपके अंग्रेजी में आता था, गुजराती में आता था, हिंदी में आता था, इसके अलावा तमिल भाषा में भी आता था। उर्दू में ये पत्र नहीं आता था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो देखिए, आजाद हिंद फौज का विचार और शुरुआत में इसका गठन भी कौन करते हैं? कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा की जाती है।
बाद में अक्टूबर 1943 में आजाद हिंद फौज का सुप्रीम कमांडर किसे नियुक्त किया जाता है? सुभाष चंद्र बोस को बनाया जाता है। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई थी? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। देखिए NAPCC की बात यहां पर हो रही है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन को लेकर के भारत की जो पहली राष्ट्रीय कार्य योजना थी ये आई थी 2008 में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 30 जून 2008 को भारत की जो पहली राष्ट्रीय क्रिया योजना थी क्लाइमेट चेंज को लेकर के, इसे लागू किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, चलिए देखते हैं। संगीत नाटक अकेडमी क्या 1953 में बनी? ये सही है। ललित कला अकादमी 1954 में बनी, ये भी सही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 61 में बना, ये भी आपका सही है। सभी आपके सही सुमेलित हैं। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो देखिए जो फेडरेशन कप है आपका, ये फुटबॉल से संबंधित है। कौन सी ट्रॉफी किस खेल से है, ये क्वेश्चन बनती है। फेडरेशन कप आपके फुटबॉल से है। इसके अलावा एक फेमस कप है जो फुटबॉल से संबंधित है, डूरंड कप। किससे संबंधित है? फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय मुगल बादशाह कौन था? तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1600 ईस्वी में होती है। और 1600 ईस्वी में मुगल सम्राट कौन था? अकबर था। जब इनके राजदूत भारत में आते हैं, जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में हॉकिंस भारत में आता है, उस समय कौन था? उस समय जहांगीर था। ठीक है, तो दोनों आपने याद करना है। जब कंपनी बनती है उस समय भारत में अकबर था और इंग्लैंड में उस समय उनकी महारानी एलिजाबेथ प्रथम का शासन था। ठीक है, जो एलिजाबेथ प्रथम थी उसने 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ, जिसमें महत्वपूर्ण कौन था? भारत, इनके साथ व्यापार का 15 वर्षों का एक अधिकार पत्र दिया था। कितने साल का? 15 वर्ष का। किसने दिया था? एलिजाबेथ प्रथम ने। इसके बाद 1609 में जब जेम्स प्रथम राजा होते हैं, वो क्या करते हैं? इस 15 वर्ष की अवधि को बढ़ा करके अनिश्चित काल कर देते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है 15 वर्ष का अधिकार पत्र किसने दिया? एलिजाबेथ प्रथम ने। इसे अनिश्चित काल के लिए किसने किया? जेम्स प्रथम ने। कब किया? 1609 में किया। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है, शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था व्यापार करना। ठीक है, भूभाग पर अधिकार करने के लिए शासन करना इनका उद्देश्य नहीं था, इनका केवल एक उद्देश्य था, व्यापार करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित करी थी? तो देखिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी को चेंज किया। बंगाल का नवाब था मीर कासिम। 1760 से लेकर के 1763 तक ये बंगाल का नवाब रहा था। ठीक है, इसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर को बनाया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसकी राजधानी मुर्शिदाबाद में थी। यह अंग्रेजों की मदद से बंगाल का नवाब बना था। तो अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए इसने अपनी राजधानी को चेंज कर दिया, मुंगेर अपनी राजधानी को ले गया। और फिर मुंगेर में ही इसने जो गोला बारूद निर्माण करने के जो कारखाने थे उनको स्थापित किया। अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति से इसने प्रशिक्षित किया। जब अंग्रेजों को ये सारी चीजें पता चली तो उन्होंने मीर कासिम को 1763 में नवाब के पद से हटा दिया और दोबारा से मीर जाफर को नवाब बना दिया। फिर आप जानते हैं मीर कासिम को जब हटाया गया तो ये फिर मुगल सम्राट के पास गया, शाह आलम द्वितीय के पास, अवध के नवाब के पास गया जो सुजाउद्दीन था, और फिर इन तीनों की संयुक्त सेना बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। तो क्वेश्चन बनता है बक्सर के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर का युद्ध 64 में लड़ा गया और उस समय बंगाल का नवाब कासिम नहीं था, मीर जाफर था। ठीक है, कासिम को 63 में ही हटा दिया जाता है। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया था? अब देखिए इस क्वेश्चन को भी बड़े ध्यान से पढ़ना एग्जाम में, क्योंकि ये दोनों आंसर इसके सही माने जाते हैं। जल्दबाजी में गलत टिक हो जाता है। दोनों आंसर्स हैं, कौन किस कंडीशन में है दोनों को देखेंगे। देखिए यहां पर पूछा गया है सिक्किम को लेकर के, भारत को लेकर के और सह राज्य को लेकर के। 2 अमेंडमेंट है, 2 वर्ष है, आपको याद करना है। एक है आपका 35वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1974 में हुआ, और एक है 36वां संशोधन जो कि 1975 में हुआ। दोनों सिक्किम से रिलेटेड हैं। जो 35 वाला हुआ 74 में, इसके तहत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य यानी संयुक्त राज्य यहां पर बना दिया गया। सिक्किम को
पूर्ण राज्य कब बनाया गया भारत का? इस संशोधन के तहत 36वें के तहत 75 में। तो आपको ध्यान रखना है, सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया 36वें के तहत, सह राज्य बनाया गया 35वें के तहत। दोनों आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना करी थी? तो दीवान ए अमीर कोही किससे संबंधित था? कृषि विभाग से संबंधित था, ठीक है। और इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट विभाग हैं दिल्ली सल्तनत के, जिनकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक करता है, जिसमें आता है आपका एक दास विभाग दीवान ए बंदगान, जो कि दासों की देखरेख के लिए था। कौन बनाता है? फिरोज शाह तुगलक। एक आता है पेंशन देने के लिए एक विभाग बनाता है फिरोज शाह तुगलक, जिसका नाम था दीवान ए इस्तिहाक, ठीक है। दीवान ए इस्तिहाक क्या था? एक पेंशन विभाग था। एक बनाता है दीवान ए खैरात, जो असहाय लोग थे उनकी मदद के लिए। इनको भी याद करना है, इन सबकी स्थापना तुगलक करता है। कृषि के लिए दीवान ए कोही, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो भारत में किसी अगर राज्य को शामिल करना हो तो यह अधिकार संसद को प्राप्त है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। कई बार हम इसको देखते हैं, दो आर्टिकल हैं, एक है आर्टिकल 2 और एक है आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है, यानी कि अगर कोई दूसरे देश का राज्य भारत में शामिल होना चाहता है, किसी दूसरे देश की भूमि भारत में शामिल होती है, तो अनुच्छेद 2 वहां पर काम करेगा। और अगर भारत में ही किसी हम नए राज्य का निर्माण करें या जो पुराने राज्य हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तित करके नए राज्य को बनाएं, तब आर्टिकल 3 के तहत होता है, ठीक है। तो नए राज्य का प्रवेश अनुच्छेद 2, नए राज्य का निर्माण अनुच्छेद 3। किसको अधिकार है? संसद को अधिकार है। इसे आपने याद करना है, यह भी क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्नों को यहां पर कवर करते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम इनको देखते हैं, ताकि आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाएं और आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए अपनी पढ़ाई को करें। उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।